नमस्कार प्यारे दोस्तों। इन्फ्लेशन के जो चैप्टर्स कर रहे हैं इसमें इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने कहाँ छोड़ा था लास्ट क्लास को। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में हम बेसिक डिफरेंसेस देख रहे थे। इसको कर लेते हैं। गैप होने के कारण भैया तबीयत थोड़ी नासाज थी, अभी भी ठीक नहीं है। और जो सी वायरस है वो दोबारा से कई बार इफेक्ट दिखाता है ना, तो पोस्ट इफेक्ट है, कोई नहीं, लेकिन अपन उसको करते हैं। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों का डिफरेंस देखना था। ये आपने उतार ही लिया होगा लास्ट क्लास वाला। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें उनको एक बार देख लेते हैं ना, फिर इसका एनालिसिस भी कर लेंगे। चलो देखो, मुद्रास्फीति में ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सिंपल सी बात है, इंडेक्स अगर बन रहा है तो इंडेक्स निकालता कौन है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये मॉस्पी के अंतर्गत आती है। मॉस्पी की अब आप अच्छे जानते हैं कौन सी मिनिस्ट्री है ये दोबारा से कमेंट में लिख के बता देना, नहीं पता तो एक बार अवश्य डालना गूगल में, और मॉस्पी जो मिनिस्ट्री है कौन सी मिनिस्ट्री है देखना। मॉस्पी मिनिस्ट्री जो है, मतलब मिनिस्ट्री है ये, इसके अंतर्गत है कि CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है यह आता है, और यह क्या करता है भैया, ये इंडेक्स भी निकालता है। किसका? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। देखो हमने बेस ईयर की बात करी थी। जब भी हम कोई इंडेक्स निकालेंगे तो हमने एक बात बोली थी कि किसी से तुलना कैसे करेंगे, किसी भी कीमत का, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस का, तो हमने एक बेस ईयर बना दिया कि भैया 2012 में यदि घी 100 रुपये किलो मिल रहा था और आज 2020 में कितने का मिल रहा है। अगर उस समय 100 का मिल रहा था, 200 का मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें दुगनी वृद्धि हो गई रेट में। कितनी हो गई? दुगनी वृद्धि हो गई। तो हमने इसका बेस ईयर क्या बना रखा है? 2012। 2012 में एक्चुअली क्या है दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक बास्केट होती है, टोकरी होती है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, समझ गए ना। इन प्रोडक्ट्स की प्राइस देखते हैं 2012 के हिसाब से आज की डेट में कितनी है, और फिर हम बता देते हैं कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, कैसी हमें योजनाएं बनानी है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। आगे देखो देखो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है ना, उसमें गुड्स और सर्विसेज ये दोनों ली जाती हैं। क्या? गुड्स और सर्विसेज बास्केट में दोनों होते हैं। सर्विसेज कैसे हो गई? मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो रेस्टोरेंट में कैसी मुझे सर्विस मिली, एक्चुअली मैंने जो खाना खाया उस सर्विस के तो मैं उसको पैसे पे कर रहा हूँ ना, तो सर्विसेज और गुड्स ये दोनों इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और इसका खुदरा मूल्य आता है। खुदरा मूल्य क्या? सीधे कंज्यूमर जो लास्ट टाइम पे करता है वो खुदरा मूल्य कहलाता है। कैसे? जैसे आप सभी जानते हो, साबुन वाला एग्जाम्पल हमने लिया था कि बहुत सारे एक दुकान में बहुत सारे साबुन इकट्ठे कर रखे थे सेल करने के लिए, तो उसको कम लागत पे पड़ती है, और वो किसको करता है सेल? दुकानदारों को सेल करता है। दुकानदारों से हम अपने गली मोहल्ले के आसपास के रिटेल शॉप से हम जो सामान लेके आते हैं वही खुदरा मूल्य कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा देखो, ये जो इंडेक्स बनता है ना, अब इसमें जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं, मतलब जो सामान हमने तय कर रखे हैं इन्फ्लेशन जांचने के लिए, वह हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों का डेटा लेते हैं। ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों का डेटा लेते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हमने ले लिया टूथपेस्ट ले लिया, टूथपेस्ट हमने गांव वाली प्राइस भी देख ली और शहर वाली प्राइस भी देख ली, या हमने घी ले लिया, शहर में घी की प्राइस क्या है, गांव में घी की प्राइस क्या है, तो इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों की कीमतें ली जाती है। ठीक है, उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति का पता चला। देखो ये है खुदरा, रिटेल शॉप में होता क्या है, जैसे कि आप घर पर बनाओ, क्या बनाओ, घर पे आपने समोसा बनाया तो आपके 2-2.5 रुपये का एक समोसा पड़ा, 3 रुपये का एक समोसा पड़ा, यदि बल्क में भी आपने बनाया। और इसी को यदि आप अच्छी हलवाई की दुकान, अच्छी स्वीट शॉप पे लेने जाओगे तो आपको 20 का भी मिल जाएगा, 25 का भी मिल जाएगा। अब होता क्या है, कई बार कहते हैं ना, अरे बेटा घर पे बना लेंगे, इस रेस्टोरेंट में तो पनीर की सब्ज़ी 250 रुपये की एक इतनी सी मिलती है, एक कटोरी, और माँ क्या कहती है, घर पे बना के खिला दूंगी। और वो 250 रुपये की सब्ज़ी जो रेस्टोरेंट में मिल रही थी, घर पे माँ हमें सामान्य 50-60-100 रुपये में बन के तैयार हो जाती है। वो पनीर आता है ना 50-60 रुपये का, इसलिए। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि हमारी उस चीज़ को खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो सब्जी तो आपको मिल गई वहाँ पे रेस्टोरेंट में 250 की, क्या आप उसको लेके परचेज कर सकते हो क्या? वो सर्विसेज अवेल कर सकते हो क्या? ये भी कौन बताती है आपको? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताती है। समझ गए?
उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति का पता चलता है किससे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अब जैसे कि अब घर पे आपने बनाई वो सब्जी तो आपको 50-60 रुपए की पड़ी, या आप किसी ऐसे दुकान पे जाते हैं टेक अवे पर जहाँ पर डेली की हज़ारों प्लेटें बिकती हैं, तो क्या करता है उसकी रेट कम कर देता है। वो खुदरा नहीं है, वो बेसिकली क्या है, होलसेल मान लो। या आप किसी हलवाई के पास गए और आपने बोला कि साहब 50 लोगों के लिए पनीर की सब्जी बना के दे दो, तो वो खुदरा मूल्य नहीं कहलाता, वो होलसेल प्राइस में ही चले जाता है। तो उपभोक्ता की यदि आपको वास्तविक क्रय शक्ति का पता करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। क्यों है ये आपको समझ में आ गया ना। अगला, व्यष्टिगत आर्थिक नीति के लिए उपयोगी। देखो, व्यष्टिगत और समष्टिगत। व्यष्टिगत होता है माइक्रो और समष्टि होता है अपना मैक्रो। समष्टि में यूँ मान लो भैया कि अर्थव्यवस्था का बड़ा स्वरूप, हर छोटी छोटी बातें भी उसमें आती है। हम माइक्रो में क्या है, व्यष्टिगत में किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे यदि हम बात करते हैं तो व्यष्टिगत कहलाता है। तो इसमें तो देखो हम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, और WPI में हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। इसमें मैं और लिख देता हूँ, मतलब जो डेटा लेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो गांवों का भी लेंगे, शहर का भी लेंगे, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स की यदि हम बात करेंगे तो कौन सा लेंगे? केवल और केवल हम शहर का ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स उपयोगी रहेगी? क्या नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना, यहाँ से इसको हटाना और क्या करना, ये जो व्यष्टिगत है ना इसको तो कर देना समष्टिगत। अब इसमें भूलना मत, समष्टिगत आर्थिक नीति के लिए उपयोगी कौन सी रहेगी? अरे भैया, जब समष्टि मैक्रो इकोनॉमी आप किसी भी या मैक्रो पॉलिसी बनाओगे, वृहद क्षेत्र के लिए बनाओगे, तो आप क्या देखते हो, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र आपको डेटा कहाँ मिल जाता है? CPI में मिल जाता है। वहीं जब हम WPI की बात करते हैं तो हमें केवल शहरी क्षेत्र का डेटा मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं व्यष्टिगत। व्यष्टिगत आर्थिक नीति बनाने के काम आता है ये। माइक्रो, इसमें बड़े कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, इसीलिए अब आप ये गलती जो आपने खुद ने ठीक करी है, आप भविष्य में ऐसी गलती अब नहीं दोहराएंगे। समझ गए? तो इसके कुछ की पॉइंट्स थे वो आपने देख लिए, मतलब इसकी कुछ बेसिक जो एसेंस थी ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, वह आपने देख ली। पहली क्या देखी? बेस ईयर 2012 है। दूसरा देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इसमें दोनों की कम्युनिटी या दोनों की आइटम्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तीसरा आपने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का डेटा इसमें यूज़ में लिया जाता है। उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति का पता चलता है, और ये एक समष्टिगत आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें मदद करता है। अब हम WPI को देख लेते हैं, दोनों का एक बार अवलोकन कर लेते हैं, उसके बाद CPI के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा, देन WPI पे आ जाएंगे। अच्छा देखो, इसका तो 2012 था और WPI के बेस ईयर 2011, ये 2011-12 भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो आप इसको गलत मत करके आ जाना। 2011 मिलता है तो वो भी ठीक है, और 11-12 मिल जाए तो भी ठीक है। अच्छा, ये इंडेक्स कौन बनाता है? ये निकालता है इकोनॉमिक एडवाइज़र। इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन सा? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अच्छा, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किसके अंडर काम करता है? ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र DIPP के अंडर काम करता है। ये DIPP क्या है ये भी आप वैसे अच्छे जानते हो, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाना और उन पॉलिसी का प्रमोशन करना, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? DIPP हम शॉर्ट में बोलते हैं। DIPP किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करता है। यह जो हायरार्की होती है इन पे विशेष ध्यान दिया करो। कई बार क्या होता है, हमारे IAS के प्री में क्वेश्चंस आते हैं, आपसे डिपार्टमेंट पूछ लेगा और मिनिस्ट्री कोई दूसरी बता देगा किसी लाइन में ऑप्शंस में,
तो यदि आपको मालूम है कि DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है तो आप उसको पकड़ लोगे, उस गलती को तुरंत पकड़ लोगे। वहीं देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जगह यदि इसमें आ जाता आपका मॉस्पी आ जाता तो भी वो गलत हो जाता। तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया करो। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस इंडेक्स को बनाने के लिए जो हम देखते हैं रिटेल इन्फ्लेशन क्या चल रही है, उसको जांचने के लिए भैया उसके 6 प्रकार होते हैं। ये CPI को हमने 6 प्रकारों में बांट रखा है, इनको एक बार समझना। जैसे कि पहला है आपका CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, कौन सा है? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसका? रूरल लेबर का। और तीसरा किसका? एग्रीकल्चर लेबर का। और ये चौथा है आपका UNME, इसको बोलते हैं अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। इसको क्या बोलते हैं? अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। कितने आपने वर्ग देखे? 4। मैंने आपको क्या बोला? 6 प्रकार होते हैं। देखो, जो अर्बन नॉन मैनुअल है ना, 2011 में इसको बदल के अब क्या कर दिया, इसके 3 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? 3 पार्ट कर दिए। एक तो इसका बना दिया अर्बन, एक बना दिया रूरल, और एक बना दिया कंबाइंड। कंबाइंड में ऐसी चीज़ें जो रूरल में भी काम में आती हैं और शहरी क्षेत्र वाले भी काम में लेते हैं, उन दोनों का सम्मिलित करके एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो 3 तो ये हो गए, और ये जो आपके 4 के टुकड़े 3 हो गए, तो इसको आप मान लेना 4, 5 और 6, 2012 से। और इनका जो बेस ईयर है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 2012 है। ठीक है। हाँ, IW का बेस ईयर 2001 है, जो वर्तमान में अब बदल के क्या हो गया है, 2016 हो गया। ये जो चेंजेस हुए इसके बारे में भी देखेंगे, अभी हुए। और रूरल लेबर का बेस ईयर 86-87 है, इसका भी 86-87 है। देखो, ध्यान करो, पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, सर ये CPI IW है क्या, ये इंडस्ट्रियल वर्कर है क्या। देखो, अब मैंने आपको एक शब्द बोला था, कॉमोडिटी बास्केट। कॉमोडिटी बास्केट क्या होता है साहब? एक टोकरी होती है, इसमें वह वस्तुएं होती हैं जो ये इंडस्ट्री में रहने वाले वर्कर ज़्यादा काम में लेते हैं। क्या? जो इंडस्ट्रियल वर्कर जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, वह कौन सी बास्केट में आती है? इस IW की कॉमोडिटी बास्केट में आती है। और इसमें होने वाले मूल्यों के परिवर्तन को हम जांचते किसके द्वारा है? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के इंडेक्स के द्वारा। और इसमें हमने बेस ईयर कौन सा ले रखा है? 2001, जो परिवर्तित हो गया, क्या हो गया है? 2016 हो गया है। अभी पिछले 5-7 दिन पहले ही हुआ है। इसके बारे में अभी देख लेंगे। ये आपने देख लिया। इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान में है ही कि इन इंडेक्स की जो रिपोर्ट निकलती है, जो CSO निकालता है, जो मॉस्पी के अंतर्गत आता है, वह इनकी रिपोर्ट मंथली पब्लिश करता है। क्या करता है? मंथली पब्लिश करता है। इन सभी 6 के 6 के, ये जितने भी इंडेक्स है ना, 6 के 6, इनकी रिपोर्ट आपको मंथली मिल जाएगी। आप इसकी CSO की साइट पे जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पर एक टैब होता है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन करना मत, ये ना एक्स्ट्रा इतना बेफालतू काम मत करना। चलो, इसमें आगे चलते हैं। इसमें 2-3 बड़ी अच्छी छोटी सी की पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लो। देखो, हमने देखा था CPI के 6 वर्ग थे, 6 इंडेक्सेस हमने देखे थे, इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर और एग्रीकल्चर लेबर। यह जो लेबर, श्रमिक की बात हो रही है, देखो इसमें रटने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये भी तीनों लेबरों की बात हो रही है ना। कहीं पर आपको इंडस्ट्रियल वर्कर की जगह इंडस्ट्रियल लेबर भी मिल जाता है ना, पर वहाँ पर आपको वर्कर या लेबर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, सही वैसे वर्कर ही है। यह जो 3 इंडेक्स हैं जो श्रमिकों से संबंधित है, उसको कौन कैलकुलेट करता है? लेबर ब्यूरो करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखना, ये छोटा सा एक इसमें कीवर्ड है। और अगली बात, हमने देखे थे बचे हुए 3, अर्बन, रूरल और कंबाइंड। यह जो इंडेक्सेस निकलते हैं, मतलब शहर के, ग्राम के और दोनों को कंबाइंड मिला के यह CSO मॉस्पी निकालता है। ये भी क्लियर है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, इसमें जो हमने कम्युनिटी बास्केट की बात करी थी, मतलब कि हम यदि अर्बन एरिया में महंगाई वस्तुओं की चेक कर रहे हैं, है ना,
तो उसमें कितने कौन कौन सी वस्तुओं की हम महंगाई देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम बता रहे हैं कि भैया खुदरा मूल्य बढ़ा है या कम हुआ है। तो भैया उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बास्केट बनाते हैं। तो रूरल क्षेत्र में तो हमने 448 प्रोडक्ट फिक्स कर रखेंगे, भैया इनकी कीमत चेक करो, इनकी कीमत में कितना परिवर्तन आ रहा है। ऐसे ही अर्बन में हम देखते हैं 460 हमने वस्तुएं तय कर रखी हैं, जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कीमत बढ़ रही है, घट रही है, इन्फ्लेशन की क्या स्थिति चल रही है, ये ध्यान आ गया। इसमें एक बड़ा अच्छा सा आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि जो ऑल इंडिया स्टेट और यूटी जो मैंने आपको लिखा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो पूरे भारत में राज्य और यूटीज सबका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालता है। आप कभी CSO सर्च करेंगे नेट पर तो आपको हर स्टेट का CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मिल जाएगा, यूटी का भी मिल जाएगा और ओवरऑल ऑल इंडिया का भी मिल जाएगा। अब ध्यान देना, मैंने आपसे बोला ऑल इंडिया स्टेट और यूटीज दोनों का निकालते हैं। हमने उसमें एक पॉइंट पढ़ा था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का खुदरा मूल्य का आकलन किया जाता है CPI के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों ये जो अर्बन, रूरल और कंबाइंड है ना, इसमें होगा तो सही राज्यों का और यूटीज का, लेकिन ये सेगमेंट वाइज होता है। यदि आपके पास कोई लाइन आ जाए कि भैया पर्टिकुलर सेगमेंट में CPI में कहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाता है वस्तुओं की कीमतों का, तो वह कौन सी है, अर्बन, रूरल और कंबाइंड। कैसे? अरे भैया अर्बन में तो हम केवल अर्बन क्षेत्र पे ध्यान देंगे कि इस अर्बन क्षेत्र में कौन कौन सी वस्तुएं कीमत बढ़ी या घटी। सेम रूरल के लिए ओनली रूरल एरियाज पे, और कंबाइंड में दोनों को कंबाइंड करके, मतलब ये सेगमेंट पे फोकस करता है। लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर और एग्रीकल्चर लेबर का क्या रहेगा? अरे भैया इंडस्ट्रियल वर्कर यदि कोई शहर में काम कर रहा है तो भी उसको लेंगे और गांव में काम कर रहा है तो भी लेंगे, मतलब ये मिक्स सिनेरियो दोनों का बताता है। लेकिन यह जो अर्बन, रूरल और आपका कंबाइंड आता है, ये सेगमेंट वाइज आपकी उस पर्टिकुलर आइटम की मुद्रास्फीति बताता है। ये ध्यान में आ गया। चलिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इंडस्ट्रियल वर्कर की जो नई सीरीज़ आई है वह भी आपको देख लेनी चाहिए। ये न्यू सीरीज़ अभी आई है, लास्ट मंथ ही आई है। पहले इसका बेस ईयर 2001 था, अब 2016 कर दिया। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, बेस ईयर क्यों चेंज करते रहते हैं? देखो बेस ईयर इसलिए चेंज करते रहते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट में जो मुद्रास्फीति आ रही है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, घट रही है, उसके एक्चुअल स्थिति को मालूम कर सकें। जैसे आपके दादाजी कई बार बैठ के बोलते हैं ना, साहब हमारे तो घी आता था 50 रुपये का 1 लीटर, अब तो 1000 रुपये का आ रहा है शुद्ध घी। शुद्ध क्या मतलब? ठीक ठीक घी। तो हमें एक्चुअल उस वस्तु की कीमत बढ़ रही है, घट रही है, जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बेस ईयर भी बदलते रहना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्ट अब मालूम पड़ सके कि कीमत में कितनी वृद्धि बढ़ रही है और घट रही है। उस वस्तु की कीमत से हमारे जीवन स्तर में, हमारे रिटेल खर्चों में जो हम करते हैं एज ए इकोनॉमी में जनता, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात, देखो ये जो बेस ईयर निकाला था तो इसमें फिर रिवाइज भी करते रहते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि कुछ वस्तु होती हैं जो ऑब्सोलीट हो चुकी होती है। पहले वीडियो प्लेयर आता था, अब CD प्लेयर आता है, तो वीडियो प्लेयर को इस बास्केट में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको निकालो, उसकी जगह CD प्लेयर डालो। अब LEDs टीवीज़ आ गई, मोबाइल फ़ोन्स आ गए। पहले आपके उसमें फ़ोन हुआ करते थे डायल वाले, कौन से एनालॉग जो हुआ करते थे, उनकी अब आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कई सारे आइटम थे जिनकी आज के समय में प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, तो वो सारे आइटम डिलीट कर दिए जाते हैं और जो वर्तमान में आइटम चल रहे हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर को इफेक्ट करते हैं उनकी लाइफ में, वह आइटम जोड़ दिए जाते हैं। इसी तरीके से कुछ आइटमों में उनकी वेटेज को इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज किन किन का किया? तो खाद्य एवं पेय पदार्थों का वेटेज में क्या परिवर्तन आया वह देख लो। CPI इंडेक्स में जो प्रमुख बास्केट में आइटम था खाद्य एवं पेय पदार्थ, जो अर्लियर जो बास्केट थी उसका वेटेज 46.2% था, जो अब घटा के कितना कर दिया? 39.17%। इसको इधर कर लेना आप। और बाकी के दोनों आइटम थे, इसको मिसलिनियस वहाँ पर बताते हैं CPI के इंडेक्स में, जिसको हम विविध बोलते हैं। विविध में जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, परिवहन एवं संचार व आपके घरेलू सामान इत्यादि इस मिसलिनियस में पूरे बास्केट में आइटम्स होते हैं, इनसे रिलेटेड आइटम्स होते हैं। इस विविध का जो वेटेज पहले 23.26 था, जो बढ़ा के कितना कर दिया? 30.31% कर दिया। इसी तरीके से हाउसिंग में आप देखेंगे वह 15.27 से बढ़ा के
87% कर दिया। देखो इसको बढ़ाने के पीछे क्या कारण था कि अब आप देखेंगे कि अब हमारे यहाँ पे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे खर्चा अधिक होने लग गया। शिक्षा पे जो फीस जा रही है खूब जा रही है। हाँ, मनोरंजन पे हम आजकल मूवीज़ देखने जाते हैं मॉल में, एक टिकट ही 100-150 रुपये की आती है। तो उन्होंने बोला कि भैया अब वो टिकट वाला जो टाइम था हॉल का, जो 20-20, 30-30 रुपये का आता था, उसको हटाओ, इसको बिल्ट इन करो। तो क्या आ गया, इसको इन्होंने बढ़ा दिया। खाद्य और पेय पदार्थों में कुछ खर्चा हमारा कम हुआ तो हमने उसको 39.17% कर दिया। ये ध्यान है। और कुछ वस्तुएं जिस पर उनका वेटेज कम भी किया है, तो वह भी देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये जो हाउसिंग है ना, ये हाउसिंग आइटम है ना, हमने आपको देखा था सीपीआई की जो 3 और वर्ग थे, अर्बन, रूरल और कंबाइंड। तो ये हाउसिंग करके पर्टिकुलर आइटम है ना, ये केवल अर्बन में आता है। ध्यान रखना, हाउसिंग किस में आता है? अर्बन में आता है, रूरल में नहीं आता है आइटम। क्यों? रूरल में ये मान के चलते हैं कि अधिकतर जो लोग हैं वह सब अपने खुद के घर पे रहते हैं, या उनके पास अपनी कुछ ना कुछ ज़मीन वमीन झोंपड़ी वगैरह होती है। किराए का जो ट्रेंड है वह शहरों में अधिक देखने को मिलता है बनिस्बत गाँवों में। अब क्या हो गया, देखो मूल कोई आसपास 4-5 ढानी है, उसके पास में कोई गांव है, तो वहाँ ज़रूर बच्चे पढ़ने के लिए आजकल जाने लग गए, तो अवश्य कमरा किराए पर ले लेते हैं। लेकिन अभी भी 10 में से एक ही उस बड़े गांव में आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। बाकी हाउसिंग का जो रेंट और टेनेंट का कॉन्सेप्ट है वो रूरल में नहीं है, अर्बन में ही आता है। अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए ऐसा कि हाउसिंग आइटम रूरल में भी है तो उसको गलत कर देना। इसमें एक चीज़ और देख लो आप, 2001 में जो पहले बेस ईयर था, तब इनका जो आइटम थे वो थे 392, और अब जो बेस ईयर हमने चेंज कर दिया, नई सीरीज जो 2016 ली गई है, इस 2016 में आइटम अब हो गए हैं 463। मतलब 392 से बढ़कर कितने हो गए? 463 हो गए। किस में हो गई? इंडस्ट्रियल वर्कर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की बात कर रहे हैं। ये नवीन कुछ चेंजेस हुए थे जो आपको ध्यान होने ज़रूरी हैं। 2016 इसका बेस ईयर हो गया, पहले 2001 था। बाकी आपने कुछ मोटी मोटी चीज़ें इसकी देख ली। मैं आपको इसका कुछ वो भी बताता हूँ कि किस किस आइटम का वेट कम हुआ है। केवल एक बार नाम ध्यान रहेंगे तो कोई स्टेटमेंट में ऐसा प्रश्न फंस जाएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। देखिए, कुछ आइटम है जिनकी वेटेज कम किया है, जैसे फ्यूल एंड लाइट का कम किया है, पान, सुपारी, तंबाकू इत्यादि, क्लॉथिंग, बेडिंग, फुटवेयर, ये वह कुछ प्रमुख आइटम है जिनका वेटेज नए जो इंडस्ट्रियल वर्कर की सीरीज़ आई है उसमें कम कर दिया गया। अब क्या करता हूँ मैं, आपको सीएसओ की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपन देख रहे थे, और ये कौन निकलता है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये निकलता है। ठीक है, लो साहब, इसमें कुछ और की पॉइंट्स हैं उनको भी देख लीजिए। सीएसओ कंपाइल करता है जिसको हम सीपीआई बोलते हैं। अच्छा, आगे जिसमें देख लो, बेस ईयर 2012 ये बता रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और देखना, इनने कुछ चेंजेस किए हैं कि भैया अर्थमेटिक मीन की जगह अब ज्योमेट्रिक मीन से क्या करें, हमें ये इंडेक्स को कैलकुलेट करना चाहिए। क्यों? ज्योमेट्रिक मीन ये कहते हैं कि ये ज़्यादा सटीक आपकी गणना करके देता है। ज्योमेट्रिक मीन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, देयरफॉर दिस वुड रिजल्ट इन रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन द इंडाइसेस। ये कह रहा है कि साहब, ये जैसे कि सपोज करो 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, एक बच्चे ने तो 10 रसगुल्ले खाए, और इसने 2 खाए, इसने 1 खाए, इसने भी 1 ही खाया। टोटल कितने हो गए? 14 रसगुल्ले हो गए। अच्छा, इसको 2-2 कर देते हैं, है ना, 16 रसगुल्ले हो गए। 4 बच्चों ने, मतलब एक बच्चे ने कितने खाए? 4 रसगुल्ले खाए। तो हमें मालूम पड़ रहा है कि भैया 4 रसगुल्ले तो कहाँ एक ने एवरेज खाए, इनने तो 2-2 ही खाए। लेकिन ये जिसने एक ने 10 रसगुल्ले खा लिए थे, इससे इनका एवरेज क्या आ गया? ज़्यादा आ गया। इनसे इनका एवरेज ज़्यादा आ गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि भैया ये जो अर्थमेटिक मीन वाला ये तरीका है, इसकी जगह ज्योमेट्रिक मीन को लेना चाहिए। ये ज्योमेट्रिक मीन वाला चेंज हुआ है। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि जो रिवाइज सीरीज में सीपीआई में अब ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ में लिया जा रहा है, तो उसको ठीक कर देना। सीपीआई जो बेसिक डेफिनेशन बताती है इसकी, वह ध्यान रखना कि ये मेजर करती है चेंजेस ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड परचेज
फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन, हम उपभोग के लिए जो हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है उसकी प्राइस में होने वाले, रिटेल प्राइस में होने वाले चेंजेस को इवेल्युएट करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये। अच्छा, इसमें ये लाइन भी अच्छी है, CPI have been widely used as macroeconomic indicator of inflation and also as a tool by government and central bank for targeting inflation and monitoring price stability। यदि आपसे पूछ लिया जाए CPI का गवर्नमेंट क्या यूज़ में लेती है तो बता देना इन्फ्लेशन और प्राइस स्टेबिलिटी, उसको मॉनिटर करने के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। ये हमारे लिए एक टूल का काम करता है। देखिए, जो हम बात कर रहे थे ना आइटम्स की, वह देख लें। हमने CPI में देखा था UNME को चेंज करके क्या कर दिया, रूरल, अर्बन और कंबाइंड। देखो, रूरल, अर्बन और कंबाइंड। अब ये एक बार टेबल देख लो, ये ऑल इंडिया सब ग्रुप है, वेट कैसे असाइन कर रखे हैं वहाँ देख लो। देखो, फूड एंड बेवरेजेस एक आइटम है, इस आइटम में आपको ये 12 चीज़ें देखने को मिलेगी जिनकी वेटेज इनने दे रखी है कि रूरल में इसको क्या वेटेज देना है, अर्बन में इसको क्या वेटेज देना है, और इसमें ये सारे प्रोडक्ट आते हैं, आराम से देख लेना। एक तो हो गया फूड एंड बेवरेजेस। देखिए, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो हमेशा ध्यान रखना फूड एंड बेवरेजेस का ही रहेगा। और फूड एंड बेवरेजेस में आपने देखा 54.18 तो रूरल में वेटेज है और 36.29 किसका है, अर्बन में। और कंबाइंड करके आप देखते हो तो 45.86 हमने यह जो प्रोडक्ट हैं फूड एंड बेवरेजेस के, इनको हमारे जो उपभोग की वस्तुओं में वेटेज दे रखा है। दूसरा कौन सा है, पान, टबाको और इंटॉक्सिकेंट्स है। और इसी के अंतर्गत क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, ये रहा आपका। चौथा आपका हाउसिंग हो गया। पांचवा आपका फ्यूल एंड लाइट हो गया। फ्यूल एंड लाइट में ये सारे भी आइटम आते हैं। और छठा मिसलेनियस हो गया। सबसे कम किसका है भैया, सबसे कम है वेटेज पान एंड टोबैको का 3.26 और आपके अर्बन में 1.36 और कंबाइंड में 2.38। और इन सब का कुल मिला के वेट कितना आता है, 100 आता है। स्पष्ट है। ये देखो, स्टेट और यूटीज की भी निकलती है, CPI रूरल, अर्बन और कंबाइंड, ये किसकी भी निकलती है, स्टेट की भी निकलती है। अब ये टेबल नंबर 7 है, इसको देख लो। कंपैरिजन ऑफ वेइंग डायग्राम ऑफ ओल्ड एंड रिवाइज सीरीज ऑफ CPI, मतलब पहले जो आपकी सीरीज थी उसमें इसका क्या वेटेज था, इन आइटम का ग्रुप, ये जो आइटम्स हैं, और रिवाइज सीरीज में इनका क्या वेटेज है वह है। आप देखना चाहो तो देख लेना। कुल मिला के मोटे मोटे 1 2 3 4 5 6, ये 6 आइटम है। इन 6 आइटम का वेटेज दे रखा है। अगर आप देखना चाहो देख लो, ऐसा कोई विशेष इम्पॉर्टेंस इसकी है नहीं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। फूड एंड बेवरेज का आप देख रहे हैं वेटेज तीनों ही जगह पर सबसे ज़्यादा है, रूरल में भी, अर्बन में भी और कंबाइंड अगर निकालते हैं उसमें भी। अच्छा, अगली बात ध्यान रखना। देखो, हमने इसी में मैं आपको बता देता हूँ, एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक मैंने आपको बताया था कोर इन्फ्लेशन। देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन तो क्या होती है, ये जितने भी आइटम है ना 6 के 6, इन 6 के 6 आइटमों में जो आपकी कमोडिटी बास्केट है उसमें होने वाले परिवर्तन को जो हम बताते हैं इन्फ्लेशन के रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। और कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, देखो यह जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से यदि मैं एक तो आपका घटा दूं, ये 1 नंबर वाला फूड एंड बेवरेज और ये फ्यूल एंड लाइट 5 नंबर का, ये इनको घटाने के बाद जो मेरी इन्फ्लेशन आएगी उसको क्या बोलूँगा मैं, कोर इन्फ्लेशन बोलूँगा। क्या बोलूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, कोर इन्फ्लेशन बोलूँगा। तो इसको ध्यान हो गया ना कि अगर ये 6 के 6 आइटम जो CPI के हैं, इससे जो मैंने इन्फ्लेशन बताई आपको, तो वो तो क्या कहलाएगी, आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाएगी। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में से यदि मैंने फूड एंड बेवरेजेस और फ्यूल एंड लाइट हटा के आपको बताई इन्फ्लेशन, तो वह मेरी कौन सी इन्फ्लेशन कहलाएगी, कोर इन्फ्लेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोर इन्फ्लेशन कहलाएगी। ये आप देखना चाहें तो देख लेना इस पाई चार्ट को। ये नीचे वाला तो ओल्ड है, ऊपर वाला रिवाइज्ड है। ये क्यों बता रहा हूँ कि यदि स्टेटमेंट में आ जाए कि ओल्ड में आपका जो वेटेज दे रखा था फूड एंड बेवरेजेस को 56.6 था, अब घट के क्या रह गया, 54.2 हो गया। यदि ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आप बता देना कि साहब पहले जो ओल्ड सीरीज़ में तो वेटेज इसका ज़्यादा था और नई सीरीज़ में अब इसका वेटेज कम कर दिया, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसको एक बार इवेल्युएट कर लेना, देख लेना पैन टबाको की क्या स्थिति है, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर की क्या स्थिति है, फ्यूल एंड लाइट की क्या स्थिति है, तो आपको फील आ जाएगा इस टॉपिक का। और इन हेडलाइन इन्फ्लेशन
ये सारे आइटम, और कोर इन्फ्लेशन इसमें से हेडलाइन इन्फ्लेशन में से यदि मैं लो साहब फूड एंड बेवरेजेस प्लस फ्यूल एंड लाइट का मैं घटा दूंगा इंडेक्स वैल्यू, तो आपकी क्या आ जाएगी, कोर इन्फ्लेशन आ जाएगी। स्पष्ट है? ये रूरल का है, ये अर्बन का है, और कंबाइंड देखना है तो ये कंबाइंड है। इसी प्रकार से बताया जाता है। आपको केवल क्या बस ये देख के एक बार एवेल्युएट करना है, बाकी कोई बड़ा इसमें व्योमकेश बख्शी बन के एक एक पॉइंट को छानने बिनने मत लग जाना। होलसेल प्राइस इंडेक्स पर कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लीजिए। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो कमोडिटी बास्केट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अब इस कैटेगरी को आप मेजर ग्रुप्स भी बोल सकते हो, मतलब कि 3 मेजर ग्रुप्स हैं, उसके अंतर्गत सब ग्रुप्स बना रखे हैं। जैसे एक तो बोलते हैं प्राइमरी आर्टिकल का ग्रुप, एक बोलते हैं फ्यूल पावर लाइट एंड लुब्रिकेंट का ग्रुप, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है इसके सब कैटेगरी देखोगे तो आपको 12 आइटम मिलते हैं ना। मैं ये जो आइटम्स की लिस्ट वगैरह है आपके साथ शेयर कर लूँगा, पर आपको यह ध्यान होना चाहिए कि बेसिकली ये 3 कैटेगरी हैं। इन कैटेगरी में जो जो वस्तुएं आती हैं उनके माध्यम से हम हमारा WPI कैलकुलेट करते हैं। प्राइमरी आर्टिकल में 3 आपके आइटम आते हैं, मतलब सब कैटेगरी आती है, फूड, नॉन फूड और मिनरल्स। अच्छा, और फ्यूल पावर लाइट एंड लुब्रिकेंट में इलेक्ट्रिसिटी, कोल, मिनरल ऑयल और LPG आती है। और थर्ड है भैया अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जो फैक्ट्रीज में बनते हैं ना, ये सारे भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये 3 मेजर है, इनका विशेष ध्यान रखना। अच्छा, अब जो चेंजेस हुए हैं WPI में 2017 में कुछ चेंजेस हुए थे, उनमें से एक चेंजेस ये है कि इनका जो वेटेज है वह चेंज कर दिया था। जैसे कि इसका वेटेज 65 था पहले, अप्रोक्स 65 था, मतलब ये कम कर दिया गया। ये 15 था, ये भी कम कर दिया, और ये 20 था, इसको बढ़ा दिया कैटेगरी फर्स्ट, मतलब कि प्राइमरी आर्टिकल का वेटेज बढ़ा दिया गया, और फ्यूल पावर लाइट और लुब्रिकेंट का वेटेज कम कर दिया गया, और मैन्युफैक्चरिंग का भी वेटेज कम कर दिया गया। मुद्दे की बात, केवल फूड जो प्राइमरी आर्टिकल है इसका वेटेज ही बढ़ाया गया। आसान है याद करने में। 2 चेंजेस और हुए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो CPI है, CPI में अब आपको एक फूड इंडेक्स और देखने को मिलता है। जैसे CPI में फूड का इंडेक्स और आ जाता है, फूड के बारे में अलग से मतलब बताया जाता है, उसी तरीके से WPI में भी अब फूड का अलग से इंडेक्स शो किया जाता है, होलसेल प्राइस में भी। और इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, एक तो प्राइमरी आर्टिकल वाले फूड वाले आर्टिकल, और दूसरा आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। मतलब फूड से रिलेटेड आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वह भी अब अलग से शो करता है WPI फूड का इंडेक्स, कि भैया ये जो आइटम जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे फूड, उनकी वर्तमान के मूल्यों का क्या स्तर चल रहा है। एक पॉइंट और देख लेना कि ये जो तीनों अपने कैटेगरीज हैं, ये प्राइमरी, फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, इन सब में जो जो वस्तुएं होलसेल प्राइस इंडेक्स में आती हैं उस कमोडिटी बास्केट में ऑलमोस्ट 697 आइटम्स हैं। कितने आइटम्स हैं? 697 आइटम्स हैं। बाकी पुरानी चीज़ें तो आपने देख रखी है कि भैया कौन निकालता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, वो सारी कुछ की पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है। देखिए, हमने ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ इसमें कवर कर लिया है। कुछ छोटी मोटी कोई चीज़ें बचती हैं तो वो हम साथ साथ लेते चलेंगे, लेकिन ओवरऑल हमने इसको पूरा कवर करने का प्रयास किया है। क्या है कि थोड़ी तबीयत ऐसे ही नासाज चल रही थी, वो जो कोरोना वायरस आ गया था ना, उसको दोबारा ऐसा लग रहा है कि असर चल रहा है, तो खूब प्रयास कर रहे थे, खाली बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। तो मैंने कहा ये तो अपना पूरा कवर करो। कल मोहित का भी फ़ोन आया था, राहुल का फ़ोन आया था, पुलकित का फ़ोन आया था, तो मैंने कहा एट लास्ट ये CPI, WPI और इन्फ्लेशन वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो जाए। चलिए, इसको देख लेना, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे भेज देना। जैसे कि आयुषी के और शबाना की कुछ क्वेरीज थी, जब मैंने आपसे वो फार्मूला डिस्कस किया था कि कैसे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, उस फार्मूला में उनको टेबल में कुछ इश्यूज़ था, वो इश्यूज़ मैं कल ले लूँगा। कल जैसे भी नेक्स्ट कोई भी क्लास होगी उसके लास्ट के 10 मिनट में आपके और भी कोई डाउट हो तो मुझे भेज देना, नेक्स्ट क्लास में उसको लेके कवर कर लेंगे।
चलिए, धन्यवाद।